इसके पहले हमने ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिया था और साथ ही साथ हम उसके गुण के बारे में पढ़ लिए थे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार पूछा जाता है, ठोस, द्रव, गैस में अंतर क्या होता है, प्रमुख अंतर हमें समझने हैं। तो देखिए, इसके पहले जैसे आप अंतर करते थे, अभी आपको वैसे अंतर नहीं करना है। आप कक्षा 9 में आ चुके हैं, अब आपको एक नई शुरुआत करनी है। समझ रहे हैं? एक नए तरीके से आप लिखोगे अंतर को। तो फटाफट अंदाज में देखते हैं बाबू, ठोस, द्रव, गैस में अंतर क्या होता है। सबसे पहले आपको ऐसे कॉलम बनाने होंगे और साथ ही साथ गुण लिखना होगा कि अंतर आप कैसे कर रहे हो। जैसे मैंने देख लीजिए आपके सामने बनाया हुआ है, आपको क्या करना है, पहले सारी जानकारी लिख लेनी है, फिर किस में क्या होता है वो बाई कॉलम 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 करके लिखते चलेंगे। तो पहले आप समझिए, तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक बार दे दूं। ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित, द्रव वह होता है जिसका आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, और गैस ना तो आयतन निश्चित ना तो आकार निश्चित। याद रखिएगा, ये सभी किसकी अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव, गैस, ये किसकी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की। किसकी? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। आगे समझेंगे विस्तार से। तो ठोस, अब आकार की बात करें तो आप मुझे बताओ कि ठोस का आकार निश्चित होता है या फिर अनिश्चित? तो ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है भाई? निश्चित होता है। जबकि अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है भाई? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब आप इसे जिस पात्र में रखोगे, जिस बर्तन में रखोगे, उसी बर्तन का क्या कर लेता है? ये आकार ले लेता है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो जो आकार की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। आप इसे जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का क्या कर लेगा? आकार ले लेगा। जबकि गैस की बात करें तो इसका भी आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन आप इसे जिस बर्तन में डालते हैं, सेम प्रोसेस, जिस पात्र में रखते हैं वो उसके आकार का हो जाता है। अब आप कहोगे फिर अंतर ही क्या रह गया इन दोनों में? अरे भाई, इसे भी जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले लिया और इसे भी जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले लिया। तो बेटा इसे क्या करके जबरदस्ती दाब के द्वारा, किसके द्वारा? दाब के द्वारा, या फिर संपीड़न दाब के हम इसे क्या करते हैं, है ना, इसे क्या करते हैं? किसी पात्र में, किसी बर्तन में रखते हैं। इसे आप दाब के नहीं, आप द्रव को किसी बाल्टी, किसी जग, किसी भी बर्तन में आप आसानी से रख सकते हैं। लेकिन गैस को आप आसानी से नहीं रख सकते। बिना दाब लगाए आप गैस को किसी बर्तन में नहीं डाल सकते। आप देखते हैं गैस सिलेंडर पे गैस भरवाने जब जाते हैं तो वो क्या करता है? एक कनेक्टर लगाता है आपके गैस सिलेंडर के ऊपर और उसके ऊपर एक आप बड़ा वाला गैस सिलेंडर रखता है। या तो ये प्रोसेस होगा या तो पाइप द्वारा लगाता है। तो पाइप क्या करती है? प्रेशर से क्या करती है? उसमें भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है। वैसे ही आप दोनों को फ्री छोड़ देंगे तो दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। दोनों गैस का वो ऊपर का जो कवर होता है उसे खोल देंगे तो गैस स्वतंत्र अवस्था में हो जाएगी, उस बर्तन में रुकने वाली नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ठोस का आकार क्या होता है भाई? निश्चित होता है। द्रव का अनिश्चित होता है, जिस पात्र में रखो उसी पात्र में परिवर्तित हो जाएगा। गैस को भी आप जिस पात्र में रखोगे उसी पात्र के लायक हो जाएगी, वैसी बन जाएगी, लेकिन उसे दाब के द्वारा रखा जाता है। आगे अब बात करें, अगला पॉइंट है आयतन। तो ठोस का आयतन भी क्या होता है भाई? आयतन भी निश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। और अगर बात करें हम द्रव की, तो इसका भी क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। मतलब आकार बदल जाता है लेकिन आयतन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता भाई?
क्यों नहीं बदलता, इसकी जानकारी आप आगे समझोगे। इसका भी आयतन निश्चित, उसका भी आयतन निश्चित। अरे भाई अगर कोई पानी लेके आया है 1 लीटर अगर आप पानी लेके आए हो किसी दूसरे बर्तन में, अगर आप इसे डाल दोगे, भाई मान लो किसी बोतल में आप 1 लीटर पानी लेके आए हैं, किसी बाल्टी में डाल देंगे तो पानी कितना है, 1 लीटर बचा जी। ऐसा तो है नहीं कि पनिया कम हो जाएगा। अब कुछ खुरापाती कहेंगे सर जी जो बूंद बूंद पनिया बचा रहा होगा, लगा होगा बल्टिया में हाँ तो सचो थेथरन के लिए ये सवाल नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो जो ठोस का आयतन और द्रव का आयतन दोनों निश्चित होता है, और गैस का क्या होता है आयतन, इसका क्या होता है अनिश्चित होता है। यानी कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। लेकिन बेटा एक पॉइंट जरूर याद रखना कि गैस का आयतन कितना होगा इन दोनों का तो निश्चित है, लेकिन गैस का जो पात्र जितना बड़ा होगा उतना वो फैलेगी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो पात्र के ऊपर डिपेंड करेगा। 1 किलो सिलेंडर, अभी देखो चलो यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ। अगर मान लो इस बर्तन की कैपेसिटी है 5 लीटर भरने की, कितनी है 5 लीटर। अगर तुम इसमें 2 लीटर भी डाल देते हो तो ये पूरा का पूरा बर्तन क्या हो जाएगा, भर जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। भाई इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, 5 लीटर। आप 2 भी डालोगे तभी भी ये क्या हो जाएगा, पूरे बर्तन में फैल जाएगा, क्योंकि इसका आकार क्या होता है अनिश्चित होता है। बातें समझ में आ रही हैं, आगे समझे। अब आगे है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव, अगर आप किसी ठोस को उष्मा देते हैं तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा कि नहीं होगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा। जब आप ठोस को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, लेकिन क्या होगा, कम फैलेगा। लेकिन वो क्या करेगा भाई, कम फैलेगा। लेकिन द्रव को करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा। अगर बात करें गैस की तो इसमें प्रसार बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ समझिए, किसी बर्फ को गर्म करेंगे हल्का सा तो वो पिघलेगा, लेकिन कम पिघला। अब पानी को गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा, और इसको तो भाई भाप बना ही है तो दर्द फैल जाता है। गैस तो किसी बर्तन में, अभी मैंने बताया ना कि 5 लीटर का है, इसमें 2 लीटर भी डालोगे तब भी वो पूरे बर्तन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो समझिए बात को कि ठोस में उष्मा का प्रसार कम होता है, द्रव में इसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा कभी पूछे कि सबसे ज़्यादा उष्मा का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो गैस पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रसार वही करता है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, गलनांक व क्वथनांक। मैं आशा करता हूँ गलनांक क्वथनांक आपको आता होगा। गलनांक क्या होता है भैया, गलनांक क्या होता है, तो जिस ताप पर कोई ठोस क्या बन जाए भाई, जिस ताप पर कोई ठोस क्या बन जाए, द्रव, वो गलनांक। और जिस ताप पर कोई द्रव क्या बन जाए, गैस बन जाए, वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ये पॉइंट दिमाग में कहीं गांठ बांध के रख लो। जिस ताप पर कोई ठोस क्या बन जाए, द्रव बन जाए, वो गलनांक हुआ। और जिस ताप पर कोई द्रव गैस बन जाए वो क्या है, क्वथनांक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना, अलग अलग पदार्थ का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब इसका गलनांक क्या होगा, तो इसका गलनांक क्या होता है, ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित का मतलब क्या है, निश्चित का मतलब क्या है, जैसे लोहे को गर्म करने के लिए 1535 यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तब जाके ये क्या पिघलेगा, क्या होगा, पिघलेगा। बर्फ की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस आप दोगे तब जाके ये क्या बनेगा, द्रव बनेगा। तो ये निश्चित है कि नहीं है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से द्रव का भी क्या होता है, गलनांक, है ना, गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, इसका
क्वथनांक होगा, क्योंकि अब ये तो गलेगा है नहीं। अरे भाई जब ससुरा ठोस है ना जी, आगे जाके द्रव बनेगा। और जो पहले से द्रव है वो बताओ क्या गलेगा, ये गलेगा कि भाप बनेगा? तो इसमें क्या चीज होगी, केवल क्वथनांक ना होगा। तो इसमें क्या है, इसका क्वथनांक क्या होगा, इसका क्वथनांक निश्चित होगा। अगर कभी कोई भुला भटक के पूछ दिया भाई, कौनो तुमको थोड़ा सा बहकाने के लिए पूछ सकता है, ये बताओ पानी का गलनांक कितना होता है, तो कहना उसका गलनांक तो उसका होगा ना जी। इसका जो ठोस द्रव में बदलना क्या है, गलनांक, और द्रव का गैस में बदलना क्या है, क्वथनांक। तो जो पहले से द्रव में है उसका गलनांक कहाँ होगा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? अब चलो भाई अगला गैस की बात करें तो ये याद रखना एक पॉइंट, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है क्रांतिक ताप पर कि गलनांक कितना होगा, क्वथनांक कितना होगा। समझ गए? आगे चले बेटा, बहने की क्षमता बहुत जबरदस्त पॉइंट ये भी है अपने आप में, ठीक है। अब बताओ कि ठोस को कहीं रख दोगे तो वो बहेगा कि नहीं बहेगा? नहीं बहेगा। यानी कि ठोस में बहने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, जबकि द्रव में बहने की क्षमता इसकी अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। और कभी पूछे ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा बहने की क्षमता किसमें होती है, तो वो किसमें होती है, गैस में होती है। किसमें होती है बेटा? गैस में होती है। पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। और मैं आशा करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को पक्का आता है, क्योंकि ये इसके बारे में हमने काफी ज्यादा डिस्कस किया हुआ है। ठोस क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं बाबू, पास होते हैं। क्या होते हैं? पास। तो बताओ अणु पास है तो अंतरा आणविक स्थान कम हुआ कि ज्यादा? कम हुआ। दैट्स अ गुड, वेरी गुड। समझ रहे हो? मतलब अब देखो अंतरा आणविक स्थान ज्यादा होगा तो बल बताओ बेटा क्या होगा? अगर स्थान ज्यादा हुआ तो बल क्या होगा, कम होगा। अब यहां देखो, यहां बल ज्यादा है तो ये स्थनवा क्या होगा, कम होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं, उल्टा होते हैं। अगर किसी पदार्थ के अणु पास हैं तो जगह बचेगी कहाँ जी, जगह बचेगी नहीं। इसका मतलब स्थान कम हुआ लेकिन बल क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे बात को? अब बताओ द्रव के अणु क्या होते हैं भाई, दूर न होते हैं। तो अणु दूर है तो इसमें स्थान क्या होगा, जो ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। और बताओ, अब बताओ ये बल क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? तो बल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्थान ज्यादा है। अब इसका बताओ, इसमें अंतरा आणविक स्थान सबसे ज्यादा होगा। इसमें अंतरा आणविक स्थान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसमें अणुओं की व्यवस्था काफी दूर होती है। समझे? तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आशा कर रहा हूं कि आपको ठोस द्रव गैस में अंतर तो आ ही गया होगा बेटा। अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल तो आप अपने आप बना सकते हो कि ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा, द्रव का एग्जाम्पल क्या होगा, गैस का एग्जाम्पल क्या होगा। आपको करना क्या है, अपने आसपास अलग अलग पदार्थों को देखना है। जिसमें ये सारे गुण पाए जाएं वो ठोस है, जिसमें ये गुण पाए जाएं वो द्रव है, और जिसमें ये सारे गुण पाए जाएं वो क्या है, गैस है बेटा। बस एग्जाम्पल फटाफट बताइए मुझे, ईंट क्या होगी, ठोस होगी कि द्रव होगी? ठोस होगी। फटाफट बताओ आपका मेज क्या है, ठोस है कि द्रव है? ठोस है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो कुछ भी लकड़ी आप लिख सकते हैं किस अवस्था में है, ठोस है। ज्यादा नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा एक टेबल बनाना खुद का और उसमें लिख लेना ये सारी जानकारी। जो चीजें तरल रूप में है, जैसे आप तेल जितने भी हैं वो सभी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है।
सॉरी ये गलत जगह हमने लिख दिया ना, गुण में लिख दिया। ठीक है, चलिए यहां लिखना था हमें। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां लिख रहे हैं, ईंट हमने लिख दिया। किस अवस्था में बेटा? ठोस अवस्था में। मेज किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। लकड़ी किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। जबकि अगर बात करें द्रव अवस्था में तो सभी के सभी तेल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आएंगे द्रव में। साथ ही साथ आपका पानी यानी कि जल क्या आता है? वो आता है आपका द्रव अवस्था के अंतर्गत। बाकी आपका बचा गैस, तो मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन। आपको बहुत सारी गैसों के नाम याद होंगे तो आप इस कॉलम में उसे क्या करेंगे? लिख देंगे। और आपका कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो इसको गलत कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये था बेटा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठोस, द्रव और गैस। आगे हम समझेंगे अवस्था परिवर्तन के बारे में, जो कि अपने आप में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। बाय बाय। टेक केयर।